फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। देखिए, आपका जो यूनिट 4 है उसके अंतर्गत यूनिट 4 में जो पहला चैप्टर है बाल विकास का परिचय, आज हम वो पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? बुनियादी अवधारणाएं देखेंगे, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत देखेंगे, विकास के महत्वपूर्ण चरण भी पढ़ेंगे, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखेंगे, प्रीनेटल विकास क्या होता है और प्रथम 3 वर्ष में विकास क्या होता है बालकों का, ये भी हम देखेंगे। 3 से 6 वर्ष के मध्य में क्या विकास होता है ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, देखिए, बाल विकास का परिचय, बाल विकास की बुनियादी अवधारणाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह समझ पर आधारित है, इसे रटना नहीं है। आगे है जो रटना पड़ेगा, उसको कुछ डेफिनेशन है जो आपको रटनी पड़ेंगी और वो A to Z उसे रटना ही पड़ेगा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, थोड़े बड़े होते भी देखा होगा, तो आप उनसे रिलेट कीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो आप उससे रिलेट ज़रूर करिएगा छोटे बच्चों से, ठीक है। आप ज़रूर अच्छे से समझ पाओगे और जब आप ध्यान से एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो आप उस वक्त भी रिलेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप कभी गलती नहीं करोगे। शुरुआत करते हैं साइंटिस्टों से। हर साइंटिस्ट ने इसकी अलग डेफिनेशन दी है। बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। देखिए, जैसे कि मैं पहले से भी आपको बताती आई हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी परिभाषाएं आपको कीवर्ड के हिसाब से याद करनी है। तो आप कोई भी कीवर्ड उठा लीजिए और उससे याद रखिए, ठीक है। और इस चैप्टर का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने। और ऊपर वाली जो डेफिनेशन अभी पढ़ा उसमें वो किसने कहा था? वो कहा था डार्विन ने। तो ये आपको जैसे कि तैसे याद करना है, कीवर्ड उठा लीजिए, उससे याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं बाल विकास। देखिए फ्रेंड्स, बाल विकास ये हमारा टॉपिक है, लेकिन पहले हमें यही तो पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो बाल विकास क्या है? बालक का विकास, ठीक है। तो जो बंदा पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के बाद और 18 वर्ष से पहले जैसे तैसे बदलता जाता है, वो उसमें जो भी परिवर्तन आता है, जो भी चीज़ें सीखता है, वही हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में जाने के समय होता है। एक स्टेज पर है, उसके बाद वो अगली स्टेज पर बढ़ेगा, तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है ये हम देखेंगे। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? बालकों से, ठीक है। मतलब कि जो बालक पैदा होने के बाद और 18 वर्ष से पहले जैसे जैसे बदलता जाता है, उसमें जो भी चीज़ें चेंजेस होती जाती हैं, जो चीज़ वो सीखते जाता है, वो हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो बाल विकास कहने का मतलब ये है कि बालक जब शैशवावस्था में था, उसके बाद वो पूर्व बाल्यावस्था में गया, तो इस बीच उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम देखेंगे बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है। इंट्रो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं बाल विकास का महत्व। एक ही वातावरण में 2 बालक एक जैसे नहीं होते। मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली या दिव्यांग बालकों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा को महत्व देना है। बालक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बाल विकास का महत्वपूर्ण विषय। देखिए, एक ज्ञान वाला टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें आपको समझना है तो बहुत अच्छे से समझना है और धैर्य से समझना है। महत्व की बात करें तो एक चीज़ समझें कि कोई भी 2 बालक एक जैसे कभी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका वातावरण, सीखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। उनकी हर चीज़ अलग अलग होती है। कुछ बचपन से ही मंदबुद्धि होते हैं तो कुछ बचपन से ही माइंडेड होते हैं, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। मंदबुद्धि क्यों होते हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इस बारे में, और प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की कंडीशन होती है, तो उन सबको देखते हुए उनका विकास करना यही बाल विकास होता है, ठीक है। अगर मंदबुद्धि है और अगर प्रतिभाशाली है तो भी दोनों को समान देखना है। ये नहीं कि प्रतिभाशाली तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, मंदबुद्धि है तो उसमें कम ध्यान दें, नहीं, भेदभाव नहीं करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। वो होता है बाल विकास, सब पे समान रूप से ध्यान देना, ठीक है, उनका विकास करना। समझ में आ गया होगा आपको महत्व। आगे देखते हैं वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा इससे। विकास जीव तथा वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे कि मैं एक जीव हूँ और हमारे आसपास का जो वातावरण है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है,
उससे जो रिजल्ट निकलता है वो होता है विकास। ठीक है, तो जीव के कारण वातावरण का विकास होता है और वातावरण के कारण जीव का विकास होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो बालक के जीन, आहार और वातावरण से प्राप्त प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है इसका, देखिए कोई भी चीज़ हो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये कह रहा है कि विकास के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो बालक के जीन, उसके आहार, वातावरण से प्राप्त प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या कह रहा है, हर व्यक्ति के लिए विकास अलग होता है। अगर आपको अच्छा प्रशिक्षण मिला है तो आपका विकास ज़रूर अच्छे से होगा। ठीक है, विकास एक क्रमागत प्रक्रिया है और सदैव समानुपातिक होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या कह रहा है, विकास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगी तो दूसरा भी घटेगा। ये होता है समानुपातिक में। ठीक है, निरंतर जारी रहने वाली धीमी प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से आरंभ होकर समाप्त हो जाती है। देखिए इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति में विकास की बात करें, यहाँ क्या हो रहा है, बालक के विकास की बात हो रही है। एक निरंतर जारी रहने वाली धीमी प्रक्रिया बताया गया है जो माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, 60 या 65 वर्ष तक धनात्मक फिर गिरावट। इसका मतलब क्या हो गया, 60 तक की उम्र में धीरे धीरे विकास होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो 65 साल का हो जाता है या उससे ऊपर होने लगता है तो धीरे धीरे विकास में वो गिरावट आने लगती है, पहले जैसा शरीर नहीं रह जाता, कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, मतलब देखिए जैसे मान लो कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, जो सुपरवाइज़र का आप तैयार कर रहे हो उसका कल एग्ज़ाम है, मान लीजिए कल एग्ज़ाम है, अभी आप सामान्य लेवल पर तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एग्ज़ाम निकाल लोगे आप तो आपको एक पद मिल जाएगा, आप एक विशिष्ट बन जाओगे। उस दौरान आप एक विशिष्ट रूप से तैयारी करोगे जो ऊपर पद के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको मददगार होगा। ठीक है, ये कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है विकास। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं विकास के महत्वपूर्ण चरण। इसे पढ़ने से पहले, विकास के महत्वपूर्ण चरण पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके अवस्थाएं देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, अवस्थाएं हैं जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, मतलब जन्म लेने से, मतलब ये गर्भ की बात कर रहा है। ठीक है, अभी बच्चा गर्भ में ही है। ठीक है, उसके जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें वो पढ़ना है। ठीक है, शैशवावस्था जो 0 से 6 वर्ष तक चलती है, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, देखिए यहाँ पर इसका एज डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कौन सी वर्ष को कहेंगे, 6 से 9 वर्ष को। उत्तर बाल्यावस्था 10 और 12 वर्ष को। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, पूरी की पूरी बाल्यावस्था बनी है, जो कहाँ से कहाँ होगा। देखिए पूर्व बाल्यावस्था का 6 और उत्तर बाल्यावस्था का 12, मतलब 6 से 12, ये दोनों बाल्यावस्था के अंतर्गत है। ठीक है, अब है किशोरावस्था जो है 12 से 18 तक। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष तक चलती है और उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 वर्ष चलती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, टीन एज आप समझते होंगे, है ना, विरोध करने की भावना सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होती है, हम ऑलरेडी कई वीडियो में इसका अध्ययन कर चुके हैं। प्रौढ़ावस्था लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, यानी कि 0 से 6 वर्ष। ठीक है, ये जो अवस्थाएं बताई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका अर्थ उस प्रकार के पर्यावरण और चेतना से है जिसके द्वारा वह पर्यावरण की स्थितियों से समायोजन का प्रयास करता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस टाइम में बालक धीरे धीरे अपने आप को, ठीक है, पर्यावरण से जोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप उसे रिलेट ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि वो पर्यावरण से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। कौन, बालक। जन्म के समय अर्थात प्रथम सप्ताह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय यानी कि प्रथम सप्ताह में वो कैसा होगा, शारीरिक दशाओं के आधार पर कुछ प्रतिक्रियाएं करेगा। जैसे भूख लगने पर रोना, दुख पहुंचेगा तो तेजी से रोता है। देखिए रोना 2 प्रकार से होता है, भूख लगने की का रोना अलग होता है, जो दुख पहुंचता है उससे कोई तकलीफ होती है तो उसका रोना अलग होता है। ये एक माँ ही समझती है। ठीक है, प्रथम सप्ताह में वो सिर्फ रोने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा सप्ताह, यानी कि 8 से 9 दिन का समय जो होता है, यानी कि दूसरा सप्ताह आप समझ सकते हो ना, एक सप्ताह में 7 दिन, तो दूसरे सप्ताह में 14 दिन के अंतर्गत वो जो भी क्रिया करेगा वो बता रहा है। साधारण रूप से कुछ बातें समझता है वो। अंधेरे और रोशनी का उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चालू हो जाता है। अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, वो आंखें मिचकाने चालू कर देता है। ठीक है,
तीसरा सप्ताह घर में होने वाली क्रियाओं को देखने लगता है तीसरे सप्ताह में, ठीक है। माता की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो जाता है, नई नई आवाज़ें और वो रिएक्ट करना चालू कर देता है तीसरे सप्ताह में। हल्का हल्का उसको अंदाज़ा होना चालू हो जाता है, ये बताया गया है, ठीक है। तो प्रथम सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक ये एक ही जैसे काम होते हैं, धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए अब यहाँ डायरेक्ट चौथा महीना आ गया है, ठीक है। तो तीसरे सप्ताह के बाद से वो 3 महीने तक लगभग एक ही जैसी क्रियाएं उसकी चालू रहती हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे हम वही पढ़ रहे हैं। चौथे महीने की स्थिति में वस्तुओं को, माता को और अन्य किसी व्यक्ति को देखकर ये मुस्कुराने लगता है। कौन? बालक। अब एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। किस एज में बालक मुस्कुराना चालू कर देता है, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आने लगती है? तो कब है वो? चौथे महीने में, ठीक है। रिलेट कीजिए आप, जितना आप रिलेट करोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे। आगे है 5वां महीना, माता को अच्छी तरह से पहचानने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगता है इस एज में, ठीक है। आगे है 7वें महीने में, 5वें छठे महीने में वो लगभग एक ही जैसी क्रिया करेगा। और 7वें महीने में क्या करेगा? मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। वो प्रसन्नता होती है तो उसे अलग तरह की आवाज़ निकालेगा, इशारे में समझने लगता है बच्चा, है ना। और उनके अनुसार अपने विचार को प्रकट करने की कोशिश करता है। उसे जो भी चाहिए रहता है वो इशारों में बताता है। रोएगा तो कभी इशारा करेगा। मतलब बच्चों के, अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। आपके आसपास जो बच्चे हैं या आपके घरों में है तो उससे आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस उम्र में वो सब क्रियाएं करना चालू कर देता है। इसके बाद है 9वां महीना, मतलब ये 9वां महीना वो वाला है जब बच्चा 9 माह का हो जाता है, ठीक है। बिना किसी सहायक की सहायता से वो खिसकना चालू कर देता है। किसी ढकी, अगर कोई वस्तु ढकी होगी तो उसे खोल देगा, उलट पलट करेगा। ये किस महीने में करता है? वो करता है ऐसा ये 9वें माह में, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे कि कौन सा क्वेश्चन देखिए, किस सप्ताह में बच्चा माता की आवाज़ को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करता है? तो किस में होगा? तीसरे महीने में, है ना। और अन्य व्यक्तियों को, माता को और वस्तु को देखकर मुस्कुराने लगता है, ये चौथे माह में ऐसा क्रियाएं करता है। उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है आपको, 7वें महीने में क्या होता है? वो इशारों को समझना चालू कर देता है ना। तरह तरह की आवाज़ें निकालना कौन से महीने में चालू कर देता है? 7वें महीने में। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम वर्ष, मतलब बच्चा 1 साल का हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बुक्स में और अदर चीज़ों में जो जानकारी दी है ये उसके हिसाब से है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हों, तो ये जो बताया गया ये जनरली है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ हो सकता है जो एक्टिव बच्चे हैं वो जल्दी चलना चालू कर दे, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 1 वर्ष का होने पर बालक धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करता है, माता पिता की आवाज़ पहचानकर कार्यों का अनुकरण करता है। कहने का मतलब, हमने बात की थी 9वें महीने तक की। अब अगर आए तो पहला साल, मतलब 1 साल का, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। धीरे धीरे चलने का प्रयास करेगा, माता को पहचानना चालू कर देता है वो। देखिए कुछ बच्चे जल्दी चलना चालू कर देते हैं तो कुछ बहुत लेट चलते हैं, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जनरली है कि इस उम्र में ऐसा होना चालू हो जाता है, ठीक है। दूसरा वर्ष, बोलना शुरू कर देता है। किसी तस्वीर को दिखाकर, कोई चीज़ की ओर इशारा करके वस्तु से पूछेगा, हाथ लगाकर बताने का प्रयत्न करता है। चॉकलेट या अन्य वस्तु को भली भांति पहचान लेता है। इस उम्र में आप रिलेट ज़रूर करिए अपने घर के आसपास या अपने खुद के बच्चों के साथ, किस उम्र में वो क्या करता है, ठीक है। अगला है तीसरा वर्ष। यहाँ वर्ष का मतलब ये है कि 3 साल का हो चुका, 1 साल का हो चुका, 2 साल का पूरा हो चुका है, ठीक है। ये है, अपना नाम पहचानने लगता है, कोई संख्या सुनाई देती है उसे दोहराने लगता है। शरीर के अंगों की पहचान भी होने लगती है, ठीक है। शरीर के अंगों की उसे पहचान चालू हो जाती है इस उम्र में होना। सिखाते हैं ना, आँख किसको कहते हैं, नाक किसको कहते हैं, मुंह किसको कहते हैं, बताओ ऐसा, तो बच्चा बताता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथा वर्ष, छोटी बड़ी वस्तुओं को पहचानने लगता है। अब थोड़ा और डेवलप हो गया, 4 वर्ष का हो गया तो छोटी बड़ी वस्तुओं को पहचानने लगेगा। यदि उससे पूछा जाए भूख लगी तो उत्तर वो देने लगता है, ठीक है, इस उम्र में। वरना पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में बच्चा नहीं बता पाता कि भूख लगी है, क्या हो रहा है उसको, लेकिन चौथे साल की एज में वो बताने लगता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, ठीक है। अगला है 5 साल का हो जाएगा तो क्या होगा, कलर डिफरेंस बताने लगेगा। वो कलर में भेद करना सीख जाता है, नीला कलर कौन सा, हरा, लाल, पीला कौन सा, ये अंतर समझ में आता है उसको। कोई टोपी, खिलौना, गेंद इत्यादि जो खिलौने रहते हैं ना, उनको देखकर
अगर आप बोलोगे कि वो टोपी उठा के लाओ, जान जाएगा कि ये टोपी इसको कहते हैं, वो उठाना चालू कर देगा। ठीक है, ये परिवर्तन है इसमें 5वें वर्ष में होता है। ठीक है, लंबे वाक्य बोलने चालू कर देता है। अगर कोई वस्तु हल्की है तो उसे उठा के ले आएगा। अगर आप कोई वजन वस्तु देंगे तो बोलेगा कि भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोलना चालू कर देता है। कौन सी एज में 5वें वर्ष में। ठीक है, आगे है प्री नेटल विकास, प्रसव पूर्व। देखिए इसे ध्यान से समझना है। प्री नेटल विकास यानी प्रसव पूर्व में उनका क्या विकास होता है बच्चों में। ठीक है, प्रसव के समय माता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने में सहायता, स्वास्थ्य शिशु जन्म को सुनिश्चित करना, असामान्यता को शीघ्र पहचान कर तत्काल उपचार देना, माता को शिक्षा देना। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब पेट में है, ठीक है, गर्भ में है, ठीक है, तो आपको क्या जरूरी है कि गर्भ में है तो स्वस्थ होना चाहिए। गर्भ में जब शिशु रहता है तो माता को कई परेशानी उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको समय समय पर डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। प्रसव के टाइम में माता का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराना चाहिए। स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा तंदुरुस्त होता है। पैदा होते ही अगर बच्चे को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करी जाएगी तो बच्चा अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। कई बीमारी उसे पकड़ लेगी, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। कुपोषण वाला चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं। अगर शिशु का जन्म ही स्वस्थ होगा तो वो आगे भी विकास तेजी से करेगा। ठीक है, और अगर स्वस्थ शिशु जन्म नहीं लेगा तो वो विकास कैसे करेगा। तो ये जो इस टाइम में अगर कुछ गड़बड़ी समझ में आती है तो तुरंत उसका उपचार किया जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा रोग प्रतिरोधक उसमें क्षमता नहीं है कि वो इसका सामना कर सके, उसमें सहन शक्ति नहीं है। माता को हर वो चीज़ समझाना, उसे शिक्षा देना, ताकि जो बच्चे के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री नेटल विकास आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब आगे है आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आनुवांशिकता से क्या चेंज आते हैं और पर्यावरण का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो वंशानुक्रम, इसका मतलब क्या है, जो कुछ उसे पूर्वजों से विरासत में मिला है, जो उसके परिवार से जो चलता आ रहा है, पूर्वजों से जो उसे विरासत में मिला है। ठीक है, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, जीन्स, व्यवहार में, परंपरा में परिवर्तन होता है उसके, तो ये सब चीज़ उसे विरासत में मिली है। ठीक है, जो कुछ भी उसे पूर्वजों से विरासत में मिला है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वंशानुक्रम में। और इसको ध्यान से देखना है अपन को। क्या, इसके लिए 2 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? समानता का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत। अब समानता का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर माता पिता अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा होगा, समान, उन्हीं के समान। ठीक है, और परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है? हर माता पिता का बच्चा अलग अलग होता है, सोच में, व्यवहार में, हर चीज में उसे अलग अलग होता है। तो समानता का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रथम 3 वर्ष में क्या विकास होता है बच्चे का। विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लंबाई में 10 इंच की वृद्धि, वजन में 3 गुना तक वृद्धि। देखिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रथम 3 वर्ष, 1, 2 और 3, जब बच्चा 3 साल का, 1 से 3 साल का हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, क्या विकास होता है, ये बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लंबाई में 10 इंच की वृद्धि होती है और वजन जो है 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और हृदय स्पंदन असामान्य होता है, मतलब क्या होता है उसकी, देखिए नॉर्मल इंसान का क्या होता है, 72 होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों की क्या होती है, 100 से 120 रहती है। बच्चे बच्चियों से भारी होते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चियों की अपेक्षा भारी होते हैं। ठीक है, नाड़ी कोशिकाएं भी परिपक्व होने लगती, मतलब जो उनकी नसें हैं वो और भी ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, दूसरे वर्ष में दौड़ना आरंभ कर देता है। कुछ बच्चे जल्दी दौड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से जो दौड़ते हैं वो दूसरे वर्ष में चालू कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा रिलेट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। भाषा का विकास अस्पष्ट, यानी देखिए वो बड़बड़ाहट टाइप का बोलेगा, तुतलाहट में बोलेगा। ठीक है, 1 वर्ष बाद कुछ शब्द बोलेगा, 2 वर्ष बाद कुछ और वाक्य जोड़ने लगता है। पहले थोड़े वर्ड से चालू करता है, फिर धीरे धीरे उसके वर्ड भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित और स्वार्थी होता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, आत्म केंद्रित होता है और स्वार्थी। बच्चा जो होता है अक्सर इस एज में स्वार्थी होता है, अपनी चीज़ें किसी को लेने नहीं देता। आप उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते, नचा के रख देता है वो। ठीक है, क्रोध, निराशा, प्रेम, गर्व आदि संवेग दिखने लगते हैं, उसमें ये सब भाव दिखने लगते हैं। खुश कब होता है, प्यार से कब रहता है, गुस्सा कब आता है उसे, ये सब चीज़ें उसमें हाव भाव बिल्कुल एक के बाद एक आने लगते हैं। उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम बरसाने लगता है। तो ये सब चीज़ें उसमें बदलाव आते हैं।
भय का प्रदर्शन दूसरे वर्ष में अपरिचित हो। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भय का प्रदर्शन बालकों में किस अवस्था में होता है, तो ये हो जाएगा दूसरे वर्ष में। ठीक है, जब बालक 2 वर्ष का होता है तो इस एज में भय का प्रदर्शन उसमें आने लगता है, वो डरने लगता है। पहले नहीं डरेगा, पहले आपको डराएगा। ठीक है, इस एज में वो डरने लगता है, जो भी अनजान व्यक्ति देखेंगे उनके पास से तुरंत भागकर वापस अपने घर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। अब 3 से 6 वर्ष के मध्य में क्या विकास होगा, उसमें और डेवलप हो गया। अभी तक 3 साल का था, 3 साल के ऊपर आने लगा, 3 से 6 साल का हो गया है, तो क्या होगा, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, ये सब सीखने लगता है। किशोर के देखिए इस एज में 3 से 6 वर्ष की एज में बच्चे का मानसिक जो विकास होता है, मस्तिष्क का जो वजन है ना, वो 90% तक हो जाता है, डेवलप हो जाता है उसका मस्तिष्क। ठीक है, उसका मस्तिष्क जो होता है 90% डेवलप हो जाता है इस एज में, और बाकी का जो बचता है वो आगे प्रक्रिया चलती रहती है। नया ज्ञान, हर चीज़, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं करके कोई भी कार्य परिवार की इच्छा के विरुद्ध नहीं करता है। मम्मी पापा को जरूर आके बताएगा, बाहर जो भी होगा वो बताएगा। ठीक है, खिलौनों को तोड़कर मैकेनिज्म जाने। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी आप उसे खिलौना देते हो तोड़ देता है, वो इसलिए नहीं तोड़ता कि उसे पसंद नहीं है, तोड़ देता है वो जानने की उसकी इच्छा होती है कि चलता है तो ऐसा क्यों चल रहा है भाई, ये जानने की उसमें प्रबल इच्छा होती है इस एज में। और अपन कहते हैं कि अभी लाया और अभी तोड़ दिया, कोई मतलब नहीं इसको दिलाने का, पर वो जानने की उसकी इच्छा होती है। ये उस एज में ये सब चीज़ें उभर के निकलती हैं। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने लगता है। 3 से पहले के एज के बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस एज की उम्र में आने के लिए 3 से 6 वर्ष में जब वो आ गया तो 7 से कम 20 मिनट तक वो ध्यान केंद्रित कर सकता है, एक जगह टिक सकता है, ये बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। 6 वर्ष में वाक्यों का प्रयोग अपने हिसाब से करने लगता है। 3 से 6 साल की जो एज होती है उसमें अब लंबे लंबे वाक्य बोलने लगता है, अपने हिसाब से वाक्य बोलना चालू कर देता है। ठीक है, अब हमें इसमें 2 भावनाएं स्पष्ट रूप से याद रखनी है। कौन सी? इलेक्ट्रा भावना और ओएडियस भावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बालिकाओं का देखिए, इलेक्ट्रा भावना में क्या होता है, बालिकाएं जो होती हैं वो अपने माता पिता से चिपकती ज़्यादा हैं, ज़रूर से ज़्यादा चिपकती हैं, मम्मी पापा से ज़रूर से ज़्यादा चिपकती हैं, उनके बिना नहीं रह पाती। ठीक है, और ओएडियस भावना में क्या होता है, उसमें जो बालक रहते हैं वो अपनी माता से ज़्यादा चिपकते हैं। अभी ये जीन प्रॉब्लम है, ये जीन के कारण होता है या जिस कारण भी होता है, ये 2 भावनाएं आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रा भावना और ओएडियस भावना। इलेक्ट्रा भावना में बच्चियाँ अपने माता पिता से ज़्यादा चिपकती हैं, और ओएडियस भावना में बालकों का अपनी माता से ज़्यादा चिपकना होता है, माता के बिना नहीं रह पाते ऐसे बालक। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब है मुख्य प्रतिमान। देखिए अब हमने बाकी का जो कुछ भी समझ लिया है वो तो ठीक है, अब है रटने की बारी। अब यहाँ से A to Z आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मान के चलिए आएगा ही, सिर्फ इस अकेले चैप्टर से। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेसर का शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी प्रतिमान, कक्ष मीटिंग प्रतिमान। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये क्या करना है, बहुत सारे लोगों द्वारा थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो इनका नाम पता होना चाहिए आपको कि थ्योरी किसने दी गई है। 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 7 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि इससे आएंगे। ठीक है, बार बार आपको ये सब चीज़ें रिवाइज ज़रूर करना है। तो ये जो प्रतिमान है, मुख्य प्रतिमान की बात करें हम तो थ्योरी दी गई है जो मुख्य प्रतिमान थ्योरी है। ठीक है, या फिर बहुत सारे नाम है इसके, ये नाम आपको याद रखना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जितने नाम दिए गए हैं। तो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था, ये कब दिया था, 1962 में। ये आपको A to Z वैसे ही याद रखना है। ठीक है, 1962 में दिया था। नाम इम्पॉर्टेंट है और मुख्य प्रतिमान क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद है वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए वंशानुक्रम मतलब जो पूर्वजों से मिलता है। इसके अंतर्गत किस वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। देखिए जो हमें पूर्वजों से मिलता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम। ठीक है, इसमें आप कीवर्ड पकड़ कर चलिए, उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत ये किसने दिया है, वीजमैन ने दिया है।
उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया है। जीवन सांख्यिकी का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। तो आपको जैसा जो दिया है वो उस हिसाब से याद रखना है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा कीवर्ड पकड़ के चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कौन सा सिद्धांत है? अब है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। इन सिद्धांतों को रट के बिल्कुल घोल कर पी जाना है आपको। अभिप्रेरणा का जो प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? ये मैकडूगल ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकडूगल। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत हेनरी मरे ने दिया है। सक्रियता सिद्धांत सोलेसबरी मेल्मो लिंडस्ले ने दिया है। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत कैप्लिन ने दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैक्लीलैंड ने दिया है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड ने दिया है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं फ्रेंड, लेकिन इन लोगों के जो सिद्धांत है वो डीपली नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछता। आपको सिर्फ जो सिद्धांत है और उसमें कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको जैसे का तैसा आपको याद रखना है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत, इसमें क्या बताया गया है? भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो MPPSC लेवल में पूछता है ये जीन पियाजे वाला चैप्टर। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं और उसके साइंटिस्ट हैं, ये तो आप बार बार रिवाइज करिए, इससे बिल्कुल घोल कर पी जाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे बिल्कुल भी लाइटली लेने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है कुछ महत्व। देखिए, इतने सिद्धांत कम थे जो अब ये डराने वाली परिभाषाएं आ गई। देखिए फ्रेंड, परिभाषाएं बहुत हैं और साइंटिस्टों के नाम भी बहुत हैं, सिद्धांत बहुत है, लेकिन जो बता रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आप कीवर्ड पकड़कर ही याद रखिए। पूरी परिभाषा को याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये कौन कहता है? ये स्टैट कहा है। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय के अभिन्न अंग होने चाहिए, कोलास्निक ने कहा है। ये बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है, कोल एवं ब्रूस ने कहा है। तो ये साइंटिस्टों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको आप कीवर्ड के हिसाब से याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, कोलेस्निक ने कहा है। देखिए, किशोर अवस्था मतलब होती है टीन एज, इसी में विरोध करने की अवस्था भी होती है। ये इसमें बच्चे अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनते, हमेशा उनका विरोध करने पे उतारू रहते हैं। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी एज की प्रॉब्लम है, ऐसा उनसे करवाया जाता है। उनमें भड़काऊ चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, तो इस एज में उन्हें संभालने की बहुत आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, किशोरावस्था एक परेशानी, तनाव एवं द्वंद्व की प्रक्रिया अवस्था होती है। कौन कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। अब जो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक का जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होता है। रुचियाँ निरंतर उसकी बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं बाल्यावस्था में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये लाइन है, विकास जो होता है वो बड़े से छोटे की ओर होता जाता है। इसमें मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले विकास बड़े लेवल पे होगा, फिर धीरे धीरे घट के वो सीमित हो जाता है, ये बताया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। इसमें भी एक चैप्टर था, देखिए इसी यूनिट में एक चैप्टर रहा है आपके, ये जो अभी हम यूनिट 4 का जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, उसी के अंतर्गत है। ये कौन सा है? मानव विकास का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मानव विकास का जो वर्गीकरण है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। मनोवैज्ञानिक मतलब जो बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसमें। ठीक है, मनोवैज्ञानिक में क्या आती हैं? बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। देखिए, मानव विकास का वर्गीकरण ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है।
इसमें एक टॉपिक है मानव विकास का वर्गीकरण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें क्या आता है, बुद्धि लब्धि से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जो आप बुद्धि से रिलेटेड काम करते हो वो आता है। दूसरा है संज्ञानात्मक, तर्क शक्ति से रिलेटेड चिंतन करने लगते हैं बालक, ये होता है तर्क शक्ति से रिलेटेड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें, ठीक है। आप चिंतन करने लगते हो, कुछ भी सोचने लगते हो इस उम्र में, ठीक है, संज्ञानात्मक वाली चीज़ों में। तो ये सब संज्ञानात्मक में आता है, तर्क लगाने चालू कर देते हो, ठीक है। संवेगात्मक क्या होता है, कोई भी इमोशंस हैं इसमें आते हैं, जितने भी प्रकार के इमोशंस होंगे वो संवेगात्मक में आएंगे। संवेगात्मक की इंग्लिश क्या होगी, इमोशंस, ठीक है। तो ये आप बहुत आसानी समझ लोगे जब इसकी आप इंग्लिश जानोगे। इसका मतलब होता है इमोशनल, जो भी इमोशंस वाली चीज़ें होंगी वो इसमें संवेगात्मक में शामिल होंगी, ठीक है। अगला है शारीरिक, वृद्धि से रिलेटेड। देखिए, शारीरिक विकास कब होता है, पैदा होने से पहले, उसके और उसके बाद तक, ठीक है। धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही वृद्धि का विकास होना चालू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक, फिर आगे संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर शारीरिक, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसके सामने आती जाती हैं और चलती रहती हैं प्रक्रिया। आई थिंक ये चारों आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट्स तो हो गए पूरे कंप्लीट, अब इसके क्वेश्चन आंसर किस टाइप से आएंगे वो समझिए। सृजनशील बालकों के गुण हैं। सृजनशील का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव बालक के गुण क्या है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसमें सौंदर्य बोध होना चाहिए, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, या सभी होने चाहिए। देखिए, जो बालक क्रिएटिव होगा, अब कुछ नया करने की जो सोचेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सौंदर्य बोध भी होना चाहिए, और अंतर्दृष्टि यानी कि अंदर की आवाज़ सुनने की जो गुण होता है वो भी होना चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर उपयुक्त सभी है। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, उसे समझिए, तब उसका आंसर लगाइए, आपको डेफिनेटली सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। इससे मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। अभी हमने जो विकास की 4 अवस्थाएं पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो 4 पार्ट जो हमने पढ़े हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो कौन कौन से पढ़े हैं हमने अभी, विकास की 4 अवस्थाएं भी हमने पढ़ी है ना, कौन कौन सी पढ़ी अभी, मनोवैज्ञानिक हो गया, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये वही बताया गया है। किस विकास की गति में गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है, किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि शारीरिक विकास मतलब कि जो गर्भ के अंदर की विकास जो होती है वो उसी अवस्था में सबसे तीव्र होनी चालू हो जाती है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। देखिए, संज्ञानात्मक अभी हमने पढ़ा तर्क शक्ति वाला, ठीक है, तो तर्क शक्ति का विकास होगा, ठीक है, किससे रिलेटेड है, उसका अर्थ क्या है, अभियोग्यता का सिद्धांत कहलाएगा। और ये क्या है, देखिए, संज्ञानात्मक मतलब तर्क शक्ति, तर्क शक्ति में क्या होगा, अभियोग्यता का सिद्धांत। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक अभी हमने क्या पढ़ा, तर्क शक्ति वाला, इसमें क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है, बच्चे का विकास, उसकी शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभियोग्यता, यानी तर्क शक्ति मतलब क्या होता है, अभियोग्यता का विकास करना। आप लोग उसे पढ़िए 2 से 3 बार, उसके बाद उसका आंसर लगाइए, ठीक है। अगला देखते हैं, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, संवेगात्मक कहा है, संवेगात्मक अभी हमने पढ़ा इमोशंस विकास किस अवस्था में तेज होता है। अभी हमने पढ़ा शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। जब हम किशोरावस्था वाला पार्ट पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इमोशंस आते हैं, विकसित होते हैं, वो किस एज में होते हैं, वो होते हैं किशोरावस्था, टीन एज में सबसे तीव्र गति से विकास होता है, मतलब इमोशन उसमें डेवलप होने लगते हैं। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी हमने मानव विकास वाला चैप्टर पढ़े, कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन से थे,
शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक या कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संवेगात्मक यानी कि इमोशंस, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक यानी तर्क शक्ति या और शारीरिक, ये 4 पार्ट्स अभी हमने पढ़े हैं ना, वही पूछा गया है। इसमें एलिमिनेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, डायरेक्ट आपको बनेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, विकास में कौन सी चीज़ है जो गलत बताई गई है इसमें। यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है। देखिए विकास है, पहले हम ढूंढते हैं कि विकास में क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये ठीक है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी ठीक है। यह पूर्व जन्म अवस्थाओं में भी होता है, ये भी ठीक है। देखिए ये जो है, यह परिपक्वता तक चलता है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकास परिपक्वता तक बस चलता है क्या, नहीं, आगे हर लास्ट एज तक वो चलता ही रहता है, हर बार उसका कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है। तो यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में ही होता है, मतलब जन्म के पहले ही बालक का विकास होता है। तो ये सभी सही हैं सिवाय एक के। गलत कौन सा था, यह परिपक्वता तक चलता है, नहीं, परिपक्वता के बाद तक चलता रहता है, ठीक है। प्रश्न को बार बार पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन किसका है। अब साइंटिस्ट की बारी आ गई। साइंटिस्ट में कुछ नहीं कर सकते, आप कीवर्ड पकड़ के चलिए और आप उसे याद रखिएगा। ये कहना है हरलॉक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र और नैतिक मूल्यों को विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर और उसके नैतिक मूल्य को प्रभावित कौन सा तत्व करता है। विद्यालय का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, माता पिता की आर्थिक स्थिति, पड़ोस का प्रभाव। देखिए किसी भी बालक का उसका चरित्र और उसके नैतिक मूल्य सबसे अधिक कहाँ विकसित होते हैं, कहाँ उनका प्रमुख उसको प्रभावित होता है, वो होता है विद्यालय का प्रभाव, उस पर सबसे अधिक पड़ता है उसके विकास में, ठीक है। ना कि सिर्फ बुद्धि का प्रभाव या पड़ोस का प्रभाव या सिर्फ माता पिता की आर्थिक स्थिति, बल्कि विद्यालय में उसके चरित्र का भी प्रमाण होता है और नैतिक मूल्य की जानकारी उसे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व है। बालकों के सही प्रकार के विकास का दायित्व किसका है, सिर्फ बालक का या सिर्फ समाज का या सिर्फ शिक्षक का या शिक्षक एवं पालक दोनों का। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, घोल कर पी जाइए। सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है, ये दिया है टी.पी. नन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है। बालक सृजनात्मक मतलब वही क्रिएटिविटी, किस चीज़ के द्वारा उसे प्रभावित नहीं करती, वो नाटकीय खेल से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। राजनीतिक भाषण और पढ़ लेते हैं। रचनात्मक खेल से भी उसकी क्रिएटिविटी जागती है। काल्पनिकता, कोई भी बच्चा अगर क्रिएटिव है तो वो कल्पना करेगा पहले कि उसे क्या करना है, उसके बाद ही वो काम करता है। तो इसमें जो बाधा है, जो प्रभावी नहीं है, वो क्या है, राजनीतिक भाषण। इससे का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नाटकीय खेल के द्वारा उसमें सीखने की शक्ति प्रबल होती है, रचनात्मक खेल के द्वारा भी और कल्पना के द्वारा भी, लेकिन राजनीतिक भाषण का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सृजनशील बालक का लक्षण है, मतलब क्रिएटिव बालक का लक्षण क्या है। लचीलेपन का अभाव होना चाहिए, समस्या के प्रति सजग ना होना, गत्यात्मकता का अभाव, जिज्ञासा। देखिए किस सृजनशील बालक का लक्षण है, जो क्रिएटिव बालक है उसकी विशेषता क्या है। लचीलेपन का अभाव, समस्या के प्रति सजग ना होना, गत्यात्मक विकास का अभाव या जिज्ञासा। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर अच्छा है, कौन सा, जिज्ञासा। बाकी ये सब तो उसके दोष बता रहे हैं ना। लचीलेपन का अभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सृजनशील बालक मतलब लचीलापन होना चाहिए, और हर समस्या के प्रति ये बोल रहा है सजग ना होना, जबकि उसे हर समस्या के प्रति सजग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए उसमें, जिज्ञासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की सृजनात्मक क्षमता को क्या कहा गया, एक विशेष प्रविधि के शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए बालकों की जो क्रिएटिविटी है ना, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है।
बढ़ाने या घटाने के लिए कोई विशिष्ट विधि नहीं होती, इसको कभी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि ये जन्मजात प्रक्रिया है, कोई नहीं। इसमें सिर्फ एक आंसर अच्छा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आएगा कि बालकों को अगर क्रिएटिविटी उनकी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा। एक विशेष प्रविधि के शिक्षण द्वारा उसे बढ़ाया जा सकता है और भी उसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है शिक्षण प्रशिक्षण देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, क्या बताया गया है? अभिप्रेरणा, रुचि, सृजनात्मकता या बुद्धि? कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह सृजनात्मकता का। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो ये होगा सृजनात्मकता का। ठीक है, उत्सुकता यानी वही क्रिएटिविटी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है? देखिए, साइंटिस्ट का नाम दे दिया है पियाजे। कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा कौन सी अवस्था में अपने परिवेश को पहचानने लगता है, वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें अंतर करना समझ लेता है? इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए, इसे थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि पियाजे ने क्या बोला है कि जन्म से लेकर 2 साल तक उनकी जो ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं ना, वो अंदर की चीज़ें सोचते हैं। और 3 से 7 साल को उन्होंने प्री ऑपरेशनल बोला है। जन्म से लेकर 2 साल तक उनकी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, वो अंदर की चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, यानी इसमें बच्चा बोलने लगता है, ये कहा है जीन पियाजे ने। तो बोलने वाली सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। इसके बाद अगर किशोरावस्था में बात करें, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं जो दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंद्रजनित, ये वही है कौन सी? जन्म से 2 साल तक की अवस्था। इंद्रजनित गामक अवस्था मतलब जन्म से 2 साल तक की अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, वो पहचान नहीं पाता कोई चीज़। जन्म से 2 साल तक की अवस्था में कोई चीज़ पहचान नहीं पाता। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने परिवेश से वस्तुओं को पहचान लेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए पियाजे ने जो बताया है कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करने लगता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रजनित गामक अवस्था में क्या होता है, 0 से, देखिए जन्म से 2 साल तक उसमें बच्चा कोई चीज़ पहचानेगा नहीं, ये इंद्रजनित गामक अवस्था में आएगी। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या आएगा, इसमें बच्चा अपने परिवेश और वस्तुओं को जानकारी लेने लगता है, उसे समझने लगता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगी, यहाँ बच्चा चीज़ों का वर्गीकरण करने लगता है। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में चीज़ों का वर्गीकरण करने लगता है, तो वो हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल गए। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? तो आप रट लीजिए, ये विचार है स्पाइकर और इरविन का। ठीक है, नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? संवेगात्मक अवस्था में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? देखिए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? अभी हमने बात की थी कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है, वो होता है शैशवावस्था में। और सबसे तीव्र गति जो बढ़ता है वो होता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में सबसे कम होता है उसका संवेगात्मक विकास। ठीक है, और किशोरावस्था में सबसे तीव्र होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम होता है, तो वो है शैशवावस्था में। और सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है, वो किशोरावस्था में। ठीक है, अगला है, संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया है? देखिए, जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी तो हमेशा नाम याद रखिएगा, जीन पियाजे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के कितने बार पियाजे आ रहा है यार। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है? अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने अभी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर रहा था बालक? अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है। और किस एज में बालक जो है वस्तुओं के विभिन्न समूह का वर्गीकरण किस अवस्था में करता है? वो करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अभी मैंने इसका एक क्वेश्चन बताया था आपको कि ये आगे पूछ सकता है, तो देखिए पूछ लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, यह किसका कथन है? सीयर्स, पियाजे, फ्रायर, रॉबर्ट? तो आपको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, पियाजे का कथन है। बच्चे दुनिया में अपनी समझ सृजन
करते हैं। किसका कथन है ये? पियाजे का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। देखिए, किसी भी बच्चे का विकास की प्रक्रिया कब चालू हो जाती है? अभी हमने पढ़ा है कि वो प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही चालू हो जाती है। माँ के गर्भ से ही बच्चे में विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है कहा है। सृजनात्मकता मतलब क्या? अभी हमने पढ़ा था सृजनात्मकता का मतलब क्या बताया गया था? क्रिएटिव। ठीक है, इसमें से क्या क्रिएटिविटी का एक तत्व नहीं है? दृढ़ता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता। देखिए, दृढ़ता, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ता। अब क्यों होगा? देखिए, इसका मतलब होता है कि एक बार आप एक जगह जम गए तो जम गए, वहाँ से आप हिल नहीं सकते, अटल हो वहीं पर। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। जबकि सृजनात्मकता में धारा प्रवाहिता होनी चाहिए, समय समय परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ता उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास निहितार्थ है। एक नया नाम में आया है, आपको ये याद रखना है। वाइगोट्स्की, इन्होंने बहुत काम किया है मानव विकास में, तो इनका जो संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत है उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनके अनुसार क्या कह रहा है ये? वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास किस चीज़ में निहितार्थ है? बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के अवसर प्रदान कर संज्ञानात्मक विकास पर बल डालना। देखिए, आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, रट लीजिए। वाइगोट्स्की की संज्ञानात्मक विकास किस चीज़ में निर्भर करता है? ये करता है बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से उसे छोड़ दो खोजबीन करने के लिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? वाइगोट्स्की का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बालक द्वारा वातावरण में स्वतंत्र रूप से खोजबीन के लिए किस साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है? तो ये बताया वाइगोट्स्की ने। उल्टा भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो आपको याद कर लेना है, एडलर ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? ये कहा है रॉस ने। देखिए, जो साइंटिस्ट हैं वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने लिखा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण और आदर्शों की बहुत सीमा तक निर्माण होता है? किसने लिखा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण और आदर्शों की बहुत सीमा तक निर्माण होता है? किसने कहा है? ये कहा है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने। याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में आरंभ होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। देखिए, जैसे एक मौसम, देखिए 12 महीने होते हैं, उसमें 3 ऋतुएं डिवाइड है। कौन कौन सी? ठंडी, गर्मी, बरसात। ठीक है, ठंडी जब आती है, जब ठंड जाती रहती है तो हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है कि अब गर्मी आएगी। वैसे गर्मी जब जाती है तो हमें बरसात का अनुभव लगने लगता है कि हाँ बरसात आने वाली है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही उनकी पता चल जाता है कि अब ये मौसम आने वाला है, दस्तक देने लगता है वो चीज़ें। तो वो किसने कहा है ऐसा कि उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे संबंधित रहती हैं? तो ये कहना है किंग का, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं। पूरी बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष में बालक की लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? तो ये होती है 2 से 3 इंच की पूरी बाल्यावस्था में। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की जो आयु रहती है बालकों की, उसमें कितने लंबाई वृद्धि होती है? 2 से 3 वर्ष की। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाता है? चाहे वो बच्चा हो चाहे आप हो, कोई भी अगर नई भाषा को उसकी ABCD नहीं आती तो आप सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करोगे? शब्दों के निर्माण से। डायरेक्ट शब्द नहीं बनेंगे, ना तो डायरेक्ट वाक्य बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए? अक्षर, फिर शब्द के संयोग से आप वाक्य का निर्माण करोगे। ठीक है, अगला देखते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? अभी हमने पढ़ा था आत्मीकरण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपको याद भी रखना है।
पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? यह कहा है सात्मीकरण। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे यहाँ पर आपको होमवर्क दिया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? कौन सी अवस्था को? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा गया है? और जीवन का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा गया है? ऑप्शन किस में से बताना है आपको? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन में आपको ऑप्शन छांटना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं डाली हूँ मैंने। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? और जीवन का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इतनी चीज़ें थी इस चैप्टर से, वो हमने ख़त्म कर दी आज। ये चैप्टर पूरा हो गया है। आगे हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे, इसकी जानकारी आपको यूज़फुल लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।